नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। नाउ एक्सरसाइज के हमने 5th क्वेश्चन तक कर लिया था। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, that is, under which of the following condition you are most likely to fall sick? किस कंडीशन में हमें सबसे ज़्यादा बीमारी हो सकती है? when you are taking examinations, when you are traveled by bus and train for 2 days, when your friend is suffering from measles. So measles is a contagious disease, so it is transferred from one person to other. तो ये टच करने से फैलती है। तो सी इज़ द केस जिसमें कि हमको सबसे ज़्यादा सफरिंग हो सकती है। नाउ सो question number 6 says that under which of the following condition, under which of the following condition are you most likely to fall sick? Are you most likely to fall sick? किसमें आपके बीमार होने के सबसे अधिक चांसेस हैं, ये बात पूछी गई है। फर्स्ट इज़ व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन, कोई इन्विजिलेटर है और एग्ज़ाम ले रहा है। सो व्हेन you are taking examination, second, you are traveling by bus and train for 2 days. When you are traveling by bus या ट्रेन for 2 days. And third, when your friend is suffering from measles, तो तब आपको ज़्यादा बीमार होने के चांस हैं कि अगर आपका दोस्त चेचक से पीड़ित है। when your friend is suffering from measles, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं और रीजंस के साथ बताना है वाई। नाउ इन कंडीशन सी चांस ऑफ फॉलिंग सिक आर मैक्सिमम, chance of falling sick are maximum because measles is a infectious viral disease, as measles is an infectious वायरल डिसीज जिसमें कि ऑफ यंग चिल्ड्रंस विच स्प्रेड्स थ्रू नेसल और थ्रोट डिस्चार्ज, ऑफ यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों को होती है, which spreads through nasal and throat। कफ निकलता है या नाक से कुछ डिस्चार्ज निकलता है तो मीजल फैल जाएगा। थ्रोट डिस्चार्ज एंड इन
contrast of a friend suffering from measles can cause you sick. तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, so in contact of such friend, in contact of such friend we may get caught sick या we may get infected, क्योंकि ये कंटेजियस डिसीज़ है, तो इस तरीके से हमको भी ये बीमारी लग सकती है. नाउ देयर आर some other important question. So other questions. What is disease? How many types of disease have you studied? What is disease? How many types of disease are there? There. So disease is a disorder in a human. Disease is a disorder in a human. So the malfunction of any organ of body is called disease. अगर कोई ठीक तरीके से काम न करे, malfunction of any organ of body which causes discomfort in us, which causes disease, नाम ही है discomfort, जो हमारे अंदर कुछ अनईजीनेस ले आए, डिस्कम्फर्ट, आराम ना हो, discomfort in us is called disease. Called disease. जहाँ तक टाइप की बात पूछी गई है, सो डिसीज ऑन बेसिस ऑफ पीरियड, इसके क्या डिवीजन है? सो ऑन बेसिस ऑफ पीरियड, कि कितने समय के लिए आई है, उसके बेसिस पे भी इसका डिवीजन हो सकता है. दैट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक. थोड़े समय के लिए है तो एक्यूट, ज़्यादा समय के लिए है तो क्रॉनिक. एक्यूट एंड क्रॉनिक ये हो सकती है. ऑन बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ, ये भी बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ अकरेंस, की कब हुई है. ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, या हमने उसे अपने लाइफ टाइम में पाया है या हमने बचपन से ही पाया है. तो एक होती जन्मजात, तो कंजेनिटल, और दूसरी होती है एक्वायर्ड, जो हमने जन्म के बाद पाया है. एक्वायर्ड कि ओरिजिन कब हुआ है उसका. और तीसरी चीज़ है ऑन बेसिस ऑफ कॉजिंग एजेंट. तो ऑन बेसिस ऑफ कॉजिंग एजेंट, तो उसके लिए दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं. एक तो वो डिसीज़ इन्फेक्शियस भी हो सकती है और नॉन इन्फेक्शियस. अगर कॉजिंग एजेंट से होती है तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. फिर इन्फेक्शियस में भी हमें पता है कंटेजियस और नॉन कंटेजियस. कंटेजियस में भी अलग अलग टाइप्स हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ और फॉर्माइट बॉर्न ऐसे हो सकते हैं, वाटर बॉर्न हो सकते हैं. तो इस तरीके से सबके अलग अलग फॉर्म हैं. नाउ राइट एनी 4 फैक्टर्स नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी. तो हेल्दी बने रहने के लिए हमें
किन किन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, ये लिखने को कहा गया है। सो राइट एनी 4 फैक्टर्स necessary for being healthy. Yeah. Now देयर आर 4 फैक्टर्स। पहली चीज़ है पर्सनल हाइजीन, क्या हम मेंटेन करते हैं? तो पर्सनल हाइजीन वो मेंटेन होना चाहिए। तो ये चीज़ है, इट प्रिवेंट्स कैचिंग अप ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। हम नहाते रहें, हाथ क्लीन करते रहें और जो भी चीज़ें साफ़ सफाई रखें। सो ये क्या करता है, 4 फैक्टर्स वी शुड बी क्लीन, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं कि रेगुलर बाथिंग होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ नरिशमेंट, अगर हम ठीक से खाना खाएं तो दूसरे लोग बीमार पड़ जाएंगे लेकिन हम बच जाएंगे। हेल्दी फूड खाएं। वैक्सीनेशन, अगर हमने वैक्सीन टाइम टू टाइम ली है तो हम बच जाएंगे। और चौथी चीज़ इन्वायरमेंट, दैट इज़ जो कम्युनिटी सैनिटेशन। सो अगर क्लीन इन्वायरमेंट है तो हम बच जाएंगे। और इनके ऊपर आप कुछ ना कुछ लिख लें। वैक्सीनेशन हमने लिया है, नरिशमेंट हमारा प्रॉपर है। सो आर द 4 फैक्टर्स नेसेसरी ऑफ फॉर बीइंग हेल्दी, आर द 4 factors necessary for being healthy. Next question is, पूछा जा रहा है कि give 2 example for each, give 2 examples for each kind of disease. तो पहली चीज एक्यूट डिसीज का आपको देना है, एक्यूट जो थोड़े समय के लिए रहे। तो एक्यूट डिसीज इन्फ्लुएंजा हो सकती है, मलेरिया 5 दिन में चला जाता है, मलेरिया। सेकंड इज क्रॉनिक डिसीज जो लंबे समय तक रहे, क्रॉनिक डिसीज। ऐसे केस में ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस एंड एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव, जिसमें पैर सूज जाता है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस डिसीज। जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई ना, इनमें से भी कोई आ सकता है डिसीज। ट्यूबरक्लोसिस इसी तरीके की है, इन्फेक्शन फैलाती है, ट्यूबरक्लोसिस। और कोरोना भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ये सारे आप लिख सकते हैं। चिकन पॉक्स भी लिख सकते हैं, स्मॉल पॉक्स भी लिख सकते हैं, सार्स लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी हैं। नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ तो एक से दूसरे महीना पहले अगर हमें डायबिटीज़ है, मधुमेह की बीमारी है, हमारी बॉडी में शुगर टूट नहीं पा रही है, तो हमें ये नॉन इन्फेक्शियस, या हमें हाई बीपी है, हाइपरटेंशन, तो इससे दूसरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें नहीं फैलेगी। सो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन या गलबंद रोग हो गया, घेंगा रोग, दैट इज नोन एज गोइटर, सॉलन नेक, तो ये भी इस तरीके की हो सकती है। नाउ ये तो बात हो गई कि अलग अलग
टाइप की डिसीज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट आर द डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड व्हाट आर द कॉजिंग एजेंट। व्हाट आर द टू डिसीज बतानी है, सिर्फ टू डिसीज caused by protozoa, that is unicellular eukaryotic cell, caused by primitive zoa, शुरुआती एनिमल प्रोटोजुआ। तो what are the causative agents, what are causative, causing organism भी कह सकते हैं causative agents, और किन की वजह से फैलती है ये भी बताना है। तो स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ फैलाते हैं, स्लीपिंग सिकनेस ये प्रोटोजोआ फैलाते हैं। कॉज्ड बाय ट्राइपानोसोमा गैम्बियंस, ये एक जैसे अमीबा पैरामीशियम है, तो कॉज्ड बाय दैट इज ट्राइपानोसोमा गैम्बियंस। तो ये कोई ना कोई अमीबा जैसे है, उसी तरीके से उसका नाम है। दूसरा है मलेरिया, वो प्लाज्मोडियम से फैलता है। कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पूरा नाम इसका ही है। तो दो बीमारी जो प्रोटोजोआ से फैलती हैं उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। पेप्टिक अल्सर, जैसे कई बार होता क्या है कि हमारे पेट में घाव हो जाता है तो उसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर, फिर पेट को काट के निकालना पड़ जाता है। तो पेप्टिक अल्सर कौन बैक्टीरिया हमारे पेट में घाव करता है, तो विच बैक्टीरिया कॉज पेप्टिक अल्सर, कॉज पेप्टिक अल्सर। अल्सर का मतलब घाव है, कहीं पर भी हो जाए, तो पेप्टिक है ये स्टमक में जब घाव हो जाए तो ऐसा होता है। तो हु डिस्कवर्ड द पैथोजन, इसके लिए कौन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने उस पैथोजन का पता लगाया। हु डिस्कवर्ड द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। पैथोजन का मतलब होता है रोग कारक कीटाणु, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नाउ जो भी है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर बनता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी is the bacteria responsible for this. Pylori is the bacteria। फर्स्ट नाम भी लिख दोगे तो नंबर है, is responsible for it, पेप्टिक अल्सर फैलाने के लिए। तो ये मार्शल एंड वेरन ने इसको डिस्कवर किया। मार्शल एंड वेरन हैज डिस्कवर्ड इट। सबसे पहले उन्होंने ही पता लगाया कि इसकी वजह से होता है कि ये बैक्टीरियल ओरिजिन की हैं, कुछ वायरल ओरिजिन होती हैं, कुछ बैक्टीरियल, कोई वॉर्म से होती हैं, तो अलग अलग हैं। हैज़ डिस्कवर्ड इट, उन्होंने इसकी खोज की। नाउ देयर आर सम फिल इन द ब्लैंक्स। सो पूछा जा रहा है न्यूमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस डिसीज का एग्जाम्पल है? न्यूमोनिया, इसमें भी सर्दी लग जाती है और जो लंग्स में पानी भर जाता है, तो इज एग्जाम्पल ऑफ
विच डिसीज, लंग इन्फेक्शन है एक तरीके का। फिर पूछा जा रहा है मैनी स्किन डिसीजेज आर कॉज्ड बाई, हमें जो स्किन डिसीज होती है उनको कौन करता है, तो मैनी स्किन डिसीजेज आर कॉज्ड बाई। फिर पूछा जा रहा है एंटीबायोटिक्स कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ, अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो किसका पाथवे ब्लॉक कर देती हैं, एंटीबायोटिक्स कॉमनली ब्लॉक द पाथवे, block the biochemical pathway of जो भी है पाथवे ऑफ ग्रोथ ऑफ, किसके ग्रोथ का बायोकेमिकल पाथवे ब्लॉक कर देती हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। फिर कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरिंग द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जगह से दूसरे जगह जो इन्फेक्शन फैलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरिंग द इन्फेक्टिंग एजेंट्स from one person to another are called, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं कि उन्हें कहेंगे क्या। तो सबसे पहला जो न्यूमोनिया किस तरीके के एग्जाम्पल ऑफ, ये कैसी डिसीज़ है, इन्फेक्शियस डिसीज़। तो न्यूमोनिया में वायरल इन्फेक्शन है, दूसरे में पहुंच जाएगा, तो इन्फेक्शियस डिसीज़ है ये। दूसरी चीज़ जो एंटीबायोटिक्स हैं, मैनी स्किन डिसीज़ आर कॉज्ड बाय फंगी, फंगी से स्किन इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन। तीसरी चीज़ कि एंटीबायोटिक्स किसकी ग्रोथ को रोकते हैं, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी बीमारी को एक जगह से दूसरी तरफ जगह पहुंचाते हैं, जैसे रैट्स हो गए, पेस्ट हो गए, स्वाइन हो गए, चिकन हो गए, फ्लाई हो गए, मॉस्किटो हो गए, उन सबको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं वेक्टर्स। नेक्स्ट इज पूछा जा रहा है कि नेम द टारगेट ऑर्गन, कि ये जो बीमारी है वो किस ऑर्गन को प्रभावित करती है, नेम द टारगेट ऑर्गन। तो ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, तो निम्नलिखित बीमारियों के जो टारगेट ऑर्गन्स हैं वो कौन हैं, किसको डैमेज करती हैं, ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, ये बात पूछी गई है। तो पहली बात है हेपेटाइटिस किसे टारगेट करता है, सो हेपेटाइटिस। सेकंड पूछा जा रहा है कि फिट्स जो आते हैं ये अनकॉन्शसनेस, दौरे पड़ते हैं, तो फिट्स आ गए। और अनकॉन्शसनेस, अचेतन अवस्था, बार बार उससे दौरे पड़ जाएंगे, बेहोश हो जाएगा, तो वो किसका टारगेट ऑर्गन क्या है, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस, उसका टारगेट ऑर्गन बताइए। तीसरी बात कही गई है न्यूमोनिया से क्या टारगेट ऑर्गन है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, लंग्स में। फंगी का क्या टारगेट ऑर्गन है, फंगी, इन सब के टारगेट ऑर्गन आपसे पूछे गए। तो हेपेटाइटिस लीवर को ख़राब कर देता है, लीवर के 52 वर्क्स हैं, वो सारे बॉडी में बहुत प्राइम ऑर्गन हैं,
और स्टमक के ऊपर ब्राउन कलर का होगा, डार्क ब्राउन कलर का। दूसरी चीज़ है फिट से ब्रेन, दौरे पड़ने से ब्रेन पे असर पड़ता है। और न्यूमोनिया लंग्स में पानी भर जाता है, लंग्स। और फंगी तो स्किन का इसका है टारगेट ऑर्गन कि ये स्किन को खराब कर देती है ना। पूछा गया है नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फर्स्ट टाइम। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फर्स्ट टाइम, जिसने वैक्सीन की खोज की। एंड नेम टू डिसीजेस विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वैक्सीन। नेम टू डिसीजेस विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। by vaccination। अब जरा देखें, एडवर्ड जीनर ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया। सो एडवर्ड जीनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये बात पता लगाई। जीनर डिस्कवर्ड वैक्सीन। और कौन सी बीमारी हैं, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। और दूसरा है पोलियो, टिटनस, डिप्थीरिया, ये सारी बीमारी हैं। सो ट्यूबरक्यूलोसिस, डिप्थीरिया, काली खांसी, दैट इज टिटनस, polio are the diseases which can be cured by vaccination, which can be cured by vaccination। जनरली वायरस की वजह से जो होने वाली डिसीज़ हैं उन्हीं पर वैक्सीनेशन असर करता है, तो हमारी बॉडी उसके लिए पहले से तैयार हो जाती है, ये बात कही गई है। नेम एनी टू ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच एंटीबायोटिक्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। एंटीबायोटिक्स हम बनाते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सुखा के उसकी टेबलेट बना लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। नेम एनी टू group of microorganism from which एंटीबायोटिक की टेबलेट या टिकिया कैसे बनाई जाती है, could be extracted। तो वो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए जिनसे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। तो बैक्टीरिया एंड फंगी, तो एक होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया और एक होते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया। तो हमें फ्रेंडली बैक्टीरिया लेने हैं जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का बायोकेमिकल पाथवे ब्लॉक कर दें, जैसे उसकी सेल वॉल न बनने दें। सो बैक्टीरिया और फंगी की भी सेल वॉल न बनने दें, काइटिन की होती है। तो फंगी, इन्हीं को सुखा के हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। नेम एनी 3 डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर्स। नेम एनी 3 डिसीज जो विच ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर्स, ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर्स।
जो किसी न किसी वेक्टर से होती हैं, जैसे मच्छर से, मक्खी से, फ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, डॉग, ऐसे होती हूँ, तो ऐसी हमें बीमारियों का नाम बताना है। मलेरिया फैलती है, डेंगू और काला आज़ार। मलेरिया फैल जाती है तो इसका वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिलीज। और दूसरी चीज़ डेंगू, तो इसका वेक्टर कौन है? इसका वेक्टर है फीमेल एडीज। फीमेल ही क्यों? क्योंकि इनको जब ब्रीडिंग करनी है तो ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा लोगों पे बैठती हैं और ये ज़्यादा फैलाती हैं, तो फीमेल एडीज। थर्ड है काला आज़ार। ये एक तरीके का फीवर है, काला आज़ार, चेहरे पे सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। वेक्टर है सैंड फ्लाई। वेक्टर, उस सैंड फ्लाई का नाम क्या है? तो सैंड फ्लाई का नाम है, दैट इज फ्लेबोटोमस। फ्लेबोटोमस। तो फिर भी ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एनोफिलीज और एडीज। 3 नाम पूछे जाएंगे, फिर इसे भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। डिसीज कंटिन्यूज फॉर मैनी डेज एंड कॉज। डिसीज कंटिन्यूज फॉर मैनी डेज एंड कॉज। 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ऑन बॉडी। सेकेंड पूछा जा रहा है, डिसीज कंटिन्यूज फॉर फ्यू डेज। थोड़े दिन रहे। नाउ, and cause no long term effect on body, and cause no long term effect on body. फिर कहा जा रहा है, is defined as physical, mental and social well-being and comfort. Is defined as physical, mental and social well-being and comfort. Next question, next fill in the blanks. Common cold is a disease. Common cold is disease. Next is many skin diseases are caused by. Many skin diseases are caused by। ये सब पूछा जा रहा है आपसे। पहले का क्या हो सकता है? क्रॉनिक डिसीज, वो लंबे समय तक रहती है, और ये क्या करती है? एंड कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन बॉडी। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, और इससे हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। और फिर एक्यूट डिसीजेस क्या करती हैं? दे रिमेन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है। हेल्थ को क्या कहते हैं? हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कॉमन कोल्ड क्या है? सो कॉमन कोल्ड इज ए वायरल डिसीज या इन्फेक्शियस डिसीज।
infectious disease. Many skin diseases are caused by fungi. तो फंगी इसको फैलाते हैं. ये वायरल डिसीज़ भी लिख सकते हो तो भी सही हो जाएगा, और इन्फेक्शियस भी ठीक हो जाएगा. नाउ classify the following disease as infectious or non-infectious. Classify the following disease as infectious, non-infectious. तो पहली बात कही गई है, आप इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस लिख लें. इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. तो पहली बात कही गई है कि एड्स कैसा है. तो एड्स से क्या एक से दूसरे में फैल सकता है? तो हाँ, फैल सकता है, क्योंकि अगर हम उसकी नीडल यूज़ कर लें, उसी की ब्लेड से शेविंग कर लें तो एड्स फैल सकता है. उसका ब्लड चढ़ा दिया जाए तो एड्स फैल सकता है. माँ से बच्चे में, अगर माँ कंसीव्ड है, उसके पेट में जो बच्चा है उसमें एड्स फैल सकता है. तो ये चीज़, एड्स जो है एक संक्रामक रोग है, एक कंटेजियस डिसीज़ है, एक से दूसरे में फैल सकता है. दूसरी चीज़ है ट्यूबरक्लोसिस. तो टीबी, दमे की बीमारी, तो वो छींकेगा, खांसेगा, कफिंग करेगा या स्नीजिंग करेगा तो फैल जाएगा. सो ट्यूबरक्यूलोसिस भी, ऐसे पेशेंट को आइसोलेटेड वार्ड में डाला जाता है. तीसरा है कॉलरा. कॉलरा भी एक से दूसरे में फैल सकता है. थर्ड इज़ हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर तो ऐसी कोई डिसीज़ नहीं है. हाइपरटेंशन, हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगता है. हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड को पंप करने के लिए. दूसरी चीज़ है हार्ट डिसीज़. किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो. और तीसरी चीज़ है कैंसर. कैंसर, तो ये चीज़ हो गई. और न्यूमोनिया अगर लंग्स में है तो ये सारी चीज़ें हैं. तो ये यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं. ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं. तो दीज आर द 6. कैंसर है तो वो भी फैल नहीं सकता. सो न्यूमोनिया इसमें आएगा क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है. तो स्वेलिंग ऑफ लंग्स हो जाती है, पानी भर जाता है, लेकिन वो स्नीजिंग करेगा तो वायरस दूसरे में भी पहुंच जाएगा. नाउ न्यूमोनिया, तो ऐसे आप लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है. एक्सप्लेन. Balanced diet is necessary for maintaining healthy body. Balanced diet is necessary for maintaining healthy body. तो इसका आंसर है या इसकी एक्सप्लेनेशन है, फॉर कीपिंग गुड हेल्थ. फॉर कीपिंग गुड हेल्थ. हमको हेल्दी कौन बनाते हैं? जो विटामिन्स अगर प्रॉपरली मिले, मिनरल्स प्रॉपर मिले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिले, फैट मिले, सभी चीज़ें प्रॉपरली मिले तो हम फिर बीमार नहीं पड़ेंगे. So for maintaining good health, we should eat a balanced diet. We should eat balanced diet.
ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन ही खा रहे हैं, हमको रफेज भी खाना होगा, हमको सब्जियां भी खानी होंगी, हर चीज़ खानी होगी, और हर तरीके की सब्जियां, हर तरीके के फ्रूट्स ऐसे लेने होंगे। कंटेनिंग एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कंटेनिंग कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं। कंटेनिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, पर्याप्त मात्रा में, अमाउंट ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो जिसमें, तो ऐसे लेना है। सच एज, क्या क्या होना चाहिए उसमें? एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है, जैसे चावल गेहूँ, उनमें ग्लूकोज होता है, उससे एनर्जी मिलती है। प्रोटीन, प्रोटीन के लिए दालें होती हैं, तो उससे प्रोटीन से हमारी बॉडी बढ़ती, ग्रोथ होती है, इससे दौड़ने भागने में आराम है और उससे ग्रोथ होती है। प्रोटीन भी लेनी होगी। फैट, तो फैट लेने से इंसुलेशन होता है, स्किन के नीचे फैट की एक लेयर है, तो फैट। विटामिन्स लेने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और ऐसे और बहुत सारे हैं। विटामिन्स ज़रूरी हैं, वो सब्जियों में पाए जाते हैं। मिनरल्स भी लेना पड़ेगा। मिनरल्स का मतलब पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कॉपर आयन, ये सारे मिनरल्स हैं, जूसेस में भी होते हैं, सब्जियों में भी होते हैं। वाटर एंड रफेज, वाटर भी ठीक से लेना पड़ेगा। वाटर तो हमारी बॉडी में 70% है, और रफेज जिसको हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, जैसे कि सलाद, तो सलाद हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करता है। एंड रफेज वो डाइजेस्ट नहीं होती है, लेकिन हमारे पूरे सिस्टम को क्लीन रखती है, ये सब लेना पड़ेगा। अनबैलेंस डाइट कॉजेज मॉल न्यूट्रिशन, अगर हम सिर्फ चावल खाते रहें तो हमें कोई ना कोई क्वाशकोर बीमारी हो जाएगी, जिसमें हम मोटे हो जाएंगे। सो अनबैलेंस्ड डाइट causes malnutrition, causes malnutrition, तो उससे हमारे अंदर न्यूट्रिशन में गड़बड़ी हो जाएगी, जो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म है, खाने को पचाने का, डाइजेस्ट करने का सिस्टम, वही गड़बड़ हो जाएगा। तो माल न्यूट्रिशन यानी बैड न्यूट्रिशन, माल का मतलब होता है बैड, बैड न्यूट्रिशन हो जाएगा। प्रॉपर नरिशमेंट मेंटेन्स द हेल्थ and improve our immune system. Proper nourishment maintains our health and improve our immune system, and we are less likely to get caught by infectious disease. and अगर इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, सो वी आर लेस लाइकली, बहुत कम चांसेस हैं, वी आर लेस लाइकली टू गेट कॉट बाय infectious disease, to get caught by infectious disease। तो इसलिए भी हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए। दूसरी बात कही गई है, हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। क्या हेल्थ उन पे भी डिपेंड करती है? सो हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म depends on surrounding environmental condition, surrounding environmental condition। क्या ये बात सत्य है? तो ये आपको बताना है। सो yes, it is true, ये सही है, it is true। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो भी हैं, कि हमारी जो
हेल्थ को मेंटेन करें। सो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज सच एज प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर लॉगिंग ना हो रेन में, तो ड्रेनेज सिस्टम, रेगुलर कलेक्शन ऑफ गार्बेज, रेगुलर कलेक्शन ऑफ गार्बेज, ये सारी चीज़ें हों, और क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग, क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज जिससे हवा भी साफ रहे, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, इससे क्या होगा, कलेक्ट वेक्टर एंड पेस्ट कंट्रोल्स भी हों, ये भी चीज़ हो, सेफ एंड प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एंड लोगों को अच्छा पानी मिले, ड्रिंकिंग वाटर, और समय समय पे छिड़काव हो। सो दैट इज वेक्टर एंड पेस्ट कंट्रोल। छिड़कने वाली कुछ गाड़ियाँ आती हैं, वो कुछ दवा छिड़कती हैं, वेक्टर एंड पेस्ट कंट्रोल। और अनअडल्ट्रेटेड फूड मटेरियल, दाल चावल ये सब उनमें नकली माल ना आए, तो अडल्ट्रेटेड का मतलब मिलावट होना, एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट, और अनअडल्ट्रेटेड का मतलब शुद्ध। अनअडल्ट्रेटेड फूड मटेरियल आए, ऐसा अगर हमें मिले सरकार की तरफ से मटेरियल, तो ये सारा होने से क्या होगा, वैक्सीनेशन एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज भी हों, टीकाकरण का इंतजाम हो, वैक्सीनेशन एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज, कलेक्टिवली इंश्योर, जो ये भी चीज़ होंगी, सो collectively ensure that we are healthy. We are healthy. अगर ये हो, along with a balanced diet, if above said conditions are maintained and we do regular exercises, then we will not get caught by the diseases. तो अच्छा खाना खाएं, ये सारी चीज़ें भी हों, तो और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करें, हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल हो। सो along with above said condition, balanced diet and healthy life style ensures our health. Along with above environmental conditions. If we take balanced diet, सभी चीज़ें खाएं, बैलेंस डाइट, एंड मेंटेन, दूसरी चीज़ क्या है, एंड एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, then we will remain healthy. हमें बीमारी नहीं पकड़ेंगी, remain healthy। ऐसे पूछा गया है, पूछा जा रहा है, our surrounding area should be free from stagnant water। क्यों ऐसा होना चाहिए, रुका हुआ पानी क्यों ना हो हमारे चारों तरफ। our surrounding area should be free from stagnant water, should be free from
स्टेगनेंट वाटर, जो पानी रुक जाता है जिसमें से स्मेल आती है उसको स्टेगनेंट वाटर कहते हैं। तो इसका आंसर दिया जा रहा है कि स्टेगनेंट वाटर इज, ये क्यों ऐसा है, तो स्टेगनेंट जो कि रुका हुआ पानी है, इज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैनी टाइप्स ऑफ मॉस्किटो, वहाँ पर ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ लार्वा ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ मॉस्किटो, जो मॉस्किटो के बच्चे होते हैं उनको लार्वा कहा जाता है, ऑफ लार्वा ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ मॉस्किटो। जैसे फीमेल एनोफ्लीज, फीमेल एडीज, वो सब इसी में होंगे, तो वही कहा जाता है डेंगू नहीं चाहिए तो कूलर में पानी कई दिनों तक ना भरा रहे। मैनी टाइप्स ऑफ मॉस्किटो विच आर कैरियर ऑफ वेरियस इन्फेक्शियस डिसीज, विच आर कैरियर ऑफ वेरियस infectious disease, लाइक मलेरिया के लिए वो कैरियर हैं और डेंगू के लिए भी वो कैरियर हैं। तो इसलिए पानी नहीं भरा होना चाहिए, मलेरिया और डेंगू के वो कैरियर हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे केस में इस वजह से स्टेगनेंट वाटर शुड नॉट बी प्रेजेंट इन ह्यूमन हैबिटेट, तो स्टेगनेंट वाटर इसलिए नहीं होना चाहिए। सोशल हार्मनी एंड गुड इकोनॉमिक कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, पूछा जा रहा है क्या इसकी भी ज़रूरत है, लोगों में प्रेम भी रहना चाहिए क्या। सोशल हार्मनी and good economic conditions are necessary for good health, good health, ये है। अब देखिए क्यों ऐसा ज़रूरी है, इस पर एक्सप्लेन करें कि पैसा भी होना चाहिए, पैसा नहीं होगा तो फिर हो सकता है बीमार पड़ जाएं। सो सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, सोशल इक्वलिटी, समानता होनी ही चाहिए। ऐसा ना हो कि कलर, कास्ट, क्रीड के भेद आधार पर हम भेदभाव करते हों, तो भेदभाव होगा तो फिर हार्मोनी भी नहीं होगी। आर रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आर रिक्वायर्ड इफ वी आर पार्टिसिपेटिंग इन वन अनदर्स जॉय, इफ वी आर participating with others joy and sorrow, उसी के सुख दुख में, joy and sorrow, ऐसा हम करते हैं। helping the others, हेल्प करें दूसरे को, helping others, and in turn receiving help from others, तो क्या होगा, from others, then it, ये क्या करता है, increases social bonding between us, then it increases social bonding within us and gives us mental happiness. Social bonding and gives us mental
happiness and contributes towards mental health. Happiness and contributes towards mental health. तो मेंटल हेल्थ भी तो ज़रूरी है. मेंटल हेल्थ, अगर यही आपको डर लगा रहा है कि कोई अभी आएगा मार देगा हमको, तो फिर मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन रहेगी. तो इसलिए सो इट इन दिस वे इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स हेल्थ. इन दिस वे इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स हेल्थ. ऐसा होता है. नाउ सेकेंड है इकोनॉमिक कंडीशन. तो दूसरी चीज़ इसमें कही है सोशल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन. इफ़ आवर इकोनॉमिक कंडीशन इज गुड, इफ़ आवर इकोनॉमिक कंडीशन इज गुड, we can afford balanced diet, afford balanced diet. In case of any disease we can visit to doctor without any delay. In case of any symptom, कोई भी symptom आ जाए of disease, we can visit doctor without any delay and get well soon, और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे. well soon. So economic condition also contributes towards good health. Economic conditions are also essential. हम अपने घर में RO वाटर या सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का प्लांट भी लगा लेंगे. are also essential for good health. For good health. तो इस तरीके से हमने देख लिया कि दोनों चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं. नाउ क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई इज इम्यून सिस्टम एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ. इम्यून सिस्टम क्यों चाहिए. जैसे एड्स में या हेपेटाइटिस में इम्यून सिस्टम ही खो जाता है, तो वो पूछ रहा है कि इम्यून सिस्टम की क्या ज़रूरत है. सिस्टम एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ. व्हाई इट इज नेसेसरी. इम्यून सिस्टम इज बॉडी डिफेंस सिस्टम. Immune system is body's defense system. Which fights against various types of pathogen. Which fights against various kinds of pathogens, kill them, protect us and keep us healthy. and keep us, और वो हमें हेल्दी भी रखेगा. इम्यून सिस्टम हेल्दी तो हमारे हेल्थ की श्योरिटी है. नाउ इम्यून सिस्टम में जैसे हमारी ब्लड में बहुत सारी चीज़ें हैं. एग्जाम्पल WBC, वाइट ब्लड सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स भी हमारी बॉडी में
होते हैं जो पूरी बॉडी में फैले हुए, वो भी WBC हैं, लेकिन वो ब्लड कैपिलरी से बाहर होते हैं। तो हर बोन के जॉइंट पे लिम्फोसाइट्स होते हैं। सो लिम्फोसाइट्स, WBC, लिम्फोसाइट्स, ये सारी बॉडी में हमारे रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, उन्हीं का काम है लड़ना। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच किल माइक्रोब्स, जो कि क्या करेंगे? पैथोजेंस को मार देंगे। विच किल माइक्रोब्स एंटरिंग इन आवर बॉडी, एंटरिंग इन आवर बॉडी एंड कीप अस हेल्दी। और इस तरीके से हमको स्वस्थ रखेंगे, इसलिए इनका होना ज़रूरी है। पूछा गया है कि वाई इज एड्स कंसीडर्ड टू बी ए सिंड्रोम एंड नॉट ए डिसीज। सो ये जो क्वेश्चन था, ये 13th क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 14। वाई इज एड्स कंसीडर्ड, वाई इज एड्स कंसीडर्ड टू बी ए सिंड्रोम, क्यों इसे एक लक्षण कहा जाता है? कंसीडर्ड टू बी ए सिंड्रोम एंड नॉट ए डिसीज, ए डिसीज। एड्स के होने से हमारा इम्यून सिस्टम लड़खड़ा कर गिर गया है। अब कोई बीमारी आएगी तो हम उससे बच नहीं पाएंगे। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये इम्यून सिस्टम का लैक होना है। तो ये बीमारी नहीं है, लेकिन इसके ना होने पे हम बीमार जरूर हो जाएंगे, इसीलिए इसे सिंड्रोम कहा गया है, इसे एक लक्षण कहा गया है। सिंड्रोम इज ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिस्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या साइन, साइन भी कह सकते हो, या कह सकते हो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। शारीरिक रूप से हम कमज़ोर हो जाएंगे, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। सो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, साइको का मतलब मानसिक, लॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। ये तो सिंड्रोम की सिर्फ डेफिनेशन बताई जा रही है। डिस्टर्बेंसेस that are due to a common cause, that originate due to a common cause, originate due to common cause। तो ये सारी चीजें। AIDS is a complex of disease and symptoms which AIDS क्या है? is acquired immunodeficiency syndrome, immunodeficiency syndrome। तो इस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। सो इन दिस केस immunodeficiency syndrome, in which there is total or partial loss, total या फिर partial loss होगा of immune system of body, सो बॉडी का इम्यून सिस्टम लैक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि एज ए रिजल्ट ऑफ विच, अगर उसकी वजह से क्या होगा, विच
इवन स्मॉल कोल्ड लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूमोनिया। आपको खांसी जुकाम हो गया तो भी लंग्स इन्फेक्शन हो जाएगा। इवन इफ a small cold occurs, it leads, तो उससे क्या हो जाएगा, leads to development of pneumonia। तो ये चीज हो जाएगी। सो ए स्लाइट गट इन्फेक्शन लीड्स टू डायरिया। पेट में कुछ अगर इन्फेक्शन हो गया तो लूज मोशन हो जाएंगे। ए स्लाइट गट इन्फेक्शन लीड्स टू डायरिया, जिसमें म्यूकस भी आता है कि लूज मोशन के साथ म्यूकस भी जाएगा। सो इसलिए डायरिया हो जाएगा। स्किन रैशेस डेवलप इनटू अल्सर्स। स्किन में अगर रैशेस हो गए तो उस जगह पूरा अल्सर छाले पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से ये छोटी से छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में बदल जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में अब इम्यून सिस्टम रहा ही नहीं, तो इसलिए इसे सिंड्रोम कहा जाता है। देयर आर ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स साइमल्टेनियसली डेवलपिंग। तो इसलिए इसे कहा गया है कि ये कोई डिसीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बॉडी में लक्षण आ जाते हैं जो बता देते हैं कि इसको एड्स हुआ है, क्योंकि इसके सारे सिंड्रोम ऐसे हैं कि इसमें फाइटिंग की जो डिसीज़ फाइटिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डू सम चिल्ड्रन फॉल इल मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर्स लिविंग इन सेम लोकेलिटी। Why do some children fall ill more frequently? वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं और उसी लोकेलिटी में दूसरे लोग कम बीमार पड़ते हैं। frequently than others living in same locality। इन सेम लोकेलिटी। ऐसा क्यों होता है? नाउ चिल्ड्रन फॉल इल मोर फ्रीक्वेंटली। सम चिल्ड्रन फॉल इल मोर फ्रीक्वेंटली। क्यों? ड्यू टू, पहली चीज पुअर पर्सनल हाइजीन, वो ठीक तरह से साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। ड्यू टू पुअर पर्सनल हाइजीन। दूसरी चीज पुअर डोमेस्टिक हाइजीन, घर में भी सफाई नहीं रहती है। पुअर डोमेस्टिक हाइजीन। तीसरी चीज अनक्लीन फूड, खाने में साफ सफाई नहीं है। अनक्लीन फूड उस वजह से होते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक तरीके से खाना ना मिलता हो। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, या फिर अनबैलेंस डाइट हो। और फिफ्थ चीज कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, पानी ठीक ना हो। कंटामिनेटेड, संक्रमित हो, उसमें कीटाणु पड़े हों। कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। इन वजहों से कुछ बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। What precaution would you take to justify prevention is better than cure? कहा गया है कैसे आप जस्टिफाई करोगे। What precautions would you take? Take to justify
that prevention is better than cure. ऐसा पूछा गया है। सो इसका आंसर है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, किसी भी बीमारी को आने न देना ज़्यादा अच्छा है बनस्बत इसके कि वो बीमारी आए और हम उसका इलाज कराएं। इससे अच्छा हो कि वो बीमारी ही ना आए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एज डिसीज ऑलवेज, जो भी डिसीज आएगी ऑलवेज कॉज डैमेज टू आवर बॉडी, डैमेज टू आवर बॉडी। देयर इज लॉस ऑफ एफिशिएंसी एंड एनर्जी लेवल ड्यूरिंग डिसीज। देयर इज लॉस ऑफ efficiency and energy level till we suffer from disease. Monetary losses and career losses, academic losses are in addition. So मॉनेटरी, धन का नुकसान, लॉस, एंड एकेडमिक लॉस is, these loss are in addition. We may get bedridden for a particular period of time. ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब होती हैं। Now hence, इसलिए हम क्या करेंगे, वी शुड टेक, हमें कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए, प्रिकॉशंस टू अवॉइड गेट डिसीज्ड, टू अवॉइड गेट डिसीज्ड। वो कौन से प्रिकॉशंस हैं? जैसे पर्सनल हाइजीन और हाइजीन, डोमेस्टिक हाइजीन, घर में भी हाइजीन हो, फिर कम्युनिटी हाइजीन, जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी हाइजीन हो, और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, कंप्लीट स्लीपिंग, फुल रिलैक्सेशन एंड फुल स्लीपिंग, फुल रिलैक्सेशन, बॉडी को एनर्जी लेवल भी बढ़ाना पड़ता है, एंड जो स्लीपिंग टाइम या साउंड स्लीप, ये सारी चीज़ें चाहिए, अच्छी नींद, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, तभी हम हेल्दी रहेंगे। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और अगर ये सारी चीज़ें रहें तो फिर हम बीमारी से बच सकते हैं। ए रेगुलर मेडिकल चेकअप इज़ ऑल्सो required to stay healthy. A regular medical checkup is also required to remain healthy. तो इसलिए हम ये मानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
पूछा गया है कि why are antibiotics not effective for viral diseases? Why are antibiotics not effective for viral diseases? वायरल डिसीज के लिए क्यों नहीं इफेक्टिव है, ऐसा पूछा जा रहा है। नाउ बैक्टीरिया का पाथवे तो वो रोक देती है और उनको प्रोलिफरेट नहीं करने देती, रिप्रोड्यूस नहीं कर देती, लेकिन वायरस के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं कर पाती, ऐसा पूछा जा रहा है। नाउ antibiotics are effective against bacteria. Antibiotics are effective और न सिर्फ बैक्टीरिया और अदर भी नॉन वायरल पैथोजेंस हैं, सबके लिए इफेक्टिव है। इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया ही नहीं और जो दूसरे भी हैं प्रोटोजुआ, उन सब के लिए भी है। अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड अदर नॉन वायरल इन्फेक्शन, नॉन वायरल इन्फेक्शंस, उन सब के लिए ये इफेक्टिव है। नॉन वायरल पैथोजेंस, तो जो भी पैथोजेंस हैं उन सबको मार देती है। बट एज ये क्या करती है, एज इट ब्लॉक्स बायोकेमिकल पाथवे of their reproductive cycle, ऐसा है। नाउ वायरस डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी, वायरस के लिए नहीं ये कर पाती, क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि वायरस की अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। So virus do not have their own metabolic machinery. और अगर हम ऐसे एंटीबायोटिक्स ले लें, वो तो हमारे सेलुलर ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं कि हमारी सेल को मारने लगे, तो वो पता नहीं कर पाएगी कि कौन सी सेल वायरस से इन्फेक्टेड है और कौन सी नहीं इन्फेक्टेड। वो तो एक तरफ से सभी सेल को मार देगी, तो हमें ही मार देगी। तो इसलिए कौन पता लगाएगा कि किस सेल में वायरस है, कि किस में सही डीएनए बैठा है, किस में नहीं, ये तो कोई नहीं पता लगा सकता। सो हैव देयर दे डू नॉट हैव, दे यूज आवर बॉडी सेल्स। तो एंटीबायोटिक्स ने तो उनके पाथवे को पहचान लिया था और उनको मार दिया था, उसको रोक दिया था और हमारी बॉडी सेल को नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब ऐसी एंटीबायोटिक्स हो जो हमारी सेल को ही नुकसान पहुंचाए, तो वो तो एक तरफ से सारी सेल को नुकसान पहुंचा देगा। सो दे यूज आवर बॉडी सेल्स टू मल्टीप्लाई देमसेल्फ, मल्टीप्लाई themselves. So no antibiotics is effective against them because it will harm us in place of harming virus. So no antibiotics is effective against them. So as it cannot detect the infected cells and discriminate नहीं कर पाएगी and non-infected cells, hence तो फिर उसका मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, वो किसे रोकेगी, तो इसलिए ये नहीं कर पाती। Now क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि becoming exposed to
infected with microbe does not necessarily mean developing noticeable disease. अगर आप माइक्रोब्स पे एक्सपोज भी हो गए तो क्या ज़रूरी है कि आप बीमार हो जाओगे, ये पूछा जा रहा है कि becoming exposed to infected microbes does not necessarily mean, अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो हम नहीं बीमार पड़ेंगे, necessarily mean developing noticeable disease. Explain, क्योंकि जो बच्चे अच्छा डाइट लेते हैं वो बच जाते हैं और जो माल न्यूट्रिटेड होते हैं वो बीमारी में ट्रैप हो जाते हैं. An infectious microbe is able to cause a disease. An infectious microbe is able to cause a disease only if our immune system of our body is weaker, तभी ऐसा कर सकता है. Otherwise our immune system produce antigen. our immune system क्या करेगा? immune system produce antigen which kill पैथोजन, जो पैथोजन या रोग कारक कीटाणुओं को मार डालेंगे. which will kill पैथोजेंस and we stay healthy, और हम ठीक रहेंगे. तो ये सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि माइक्रोब आ गया तो हम बीमारी पड़ेंगे. अगर हमारी बॉडी में एंटीजेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम नहीं बीमार पड़ेंगे, हेल्दी. ये बात कही गई है. तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही. इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू बच्चों.